ओके. लक्ष इकडे सर्वांचं. टॉपिक जो आपला सुरू आहे त्या टॉपिकचं नाव, चॅप्टरचं नाव आहे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स. याच्या आधी आपण जो टॉपिक बघितला तो बघितला फिनॉमेना ऑफ बीट्स और प्रोडक्शन ऑफ बीट्स. मेनली या पूर्ण चॅप्टरमध्ये सर्वात हिरो जो कॉन्सेप्ट आहे, सर्वात प्राइम जो कॉन्सेप्ट आहे, त्या कॉन्सेप्टचं नाव आहे सुपर पोजिशन प्रिन्सिपल. म्हणजे मीडियमच्या एकाच पॉइंटवर जेव्हा दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त वेव्स पोहोचतात तर आपण काय म्हणतो, त्या पॉइंटवर त्या दोघींचं काय होऊन राहिलं, सुपर पोजिशन. सुपर पोजिशन जेव्हा भी दोन वेव्हचा होतो तर मेनली फिजिक्स मध्ये आपल्याला तीन इफेक्ट पाहायला भेटतात. किती इफेक्ट पाहायला भेटतात? तीन इफेक्ट. जब भी दो वेव्स का क्या होगा बच्चों? सुपर पोजिशन. ये बात पहले समझ लो. सुपर पोजिशन जब भी होगा, सुपर पोजिशन दो वेव्स का, तो हमको तीन चीजें देखने को मिलती है. एक तो आपको देखने को मिलेगा इंटरफेरेंस. क्या देखने को मिलेगा आपको? इंटरफेरेंस. सो व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरेंस? तो इंटरफेरेंस को अगर एक सिंगल लाइन में डिफाइन किया जाए तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. क्या होता है इंटरफेरेंस का मतलब? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरेंस? तो इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. अब शायद इंटरफेरेंस उतना डिटेल में आप साउंड में नहीं पढ़े हो, खाली कंडीशन स्टडी की आपने, लेकिन ऑप्टिक्स नाम का एक चैप्टर आएगा उसमें आप इंटरफेरेंस के बारे में इतनी बातें करोगे, इसके बारे में पूरा चैप्टर इंटरफेरेंस के इर्द गिर्द रिवॉल्व होता है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. तो इंटरफेरेंस वहां पे क्लियर हो गई. लेकिन अभी के लिए ध्यान में रखो, इंटरफेरेंस मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. कैसे? मान लीजिए आपके पास कोई भी दो सोर्स है, ठीक है, वो इट माइट बी द सोर्सेस ऑफ लाइट और माइट बी द सोर्सेस ऑफ साउंड. ठीक है, तो ये एक सोर्स लिया, इसको मान लेता हूं मैं सोर्स S1, और ये एक दूसरा सोर्स है, इसको मान लिया मैंने सोर्स S2. दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक, और इनके ठीक सामने मैं यहां पे एक कोई स्क्रीन इमेजिन करता हूं कि इनसे कोई एनर्जी निकलेगी और यहां पे इस स्क्रीन पे जाके इंसिडेंट होगी. जैसे साउंड की भाषा में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना टफ है, लेकिन आप समझो जैसे वो दीवार जो है वो एक स्क्रीन है और मैंने इधर दो बल्ब लगाए, तो इस बल्ब से निकल के लाइट वहां पे पहुंचेगी, दूसरे बल्ब से निकल भी लाइट वहां पे पहुंचेगी. तो यहां से लाइट एनर्जी निकल के इस स्क्रीन पे पहुंचने वाली है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का जो भी सेंटर है उस सेंटर से सीधा एक परपेंडिकुलर ला यहां पे, ये पॉइंट, और इसको मान लिया बी पॉइंट. तो बताओ इस बी पॉइंट पे अगर सोर्स S1 से एक वेव पहुंची और सोर्स S2 से एक वेव पहुंची, दोनों वेव पहुंची, तो मैंने देखा कि S1 टू B एंड S2 टू B ये डिस्टेंस सेम है. डिस्टेंस कैसा है? सेम. तो अगर B पॉइंट पे S1 सोर्स से निकली हुई वेव का क्रिस्ट पहुंच रहा है तो S2 से भी क्या पहुंचेगा? क्रिस्ट. तो B पॉइंट पे हमेशा क्रिस्ट के ऊपर क्या पहुंचेगा? क्रिस्ट. या फिर पहली का ट्रप पहुंचेगा, दूसरी का भी क्या पहुंचेगा? ट्रप. तो वहां पे हर सेकंड मान लो 1000 2000 कितने भी क्रिस्ट पहुंच रहे हैं तो दूसरे सेकंड में उतने ही ट्रप पहुंचेंगे. तो क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट पहुंच रहा है, ट्रप के ऊपर ट्रप पहुंच रहा है, तो मैं यहां पे ऐसे कहूंगा कि यहां पे जो रिजल्टेंट बनेगा वेव का, इट विल बी द व्हाट? एडिशन ऑफ द टू एम्पलीट्यूड. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहां पे क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए. करेक्ट है ना? अब अगर ट्वाइस ऑफ ए एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट, तो वहां पे पहुंचने वाली एनर्जी की इंटेंसिटी भी कैसी होगी? ज्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से प्रोपोर्शनल होती है. तो यहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a है, तो इंटेंसिटी तो 2a का स्क्वायर हो जाएगी, इट मींस 4a स्क्वायर हो जाएगी. तो मैं ऐसा कहता हूं कि इतने रीजन में काफी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, ब्राइट होगा वो पॉइंट, राइट. और फिर देखो उस पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर मैंने देखा कि इस पॉइंट पे भी तो वेव पहुंच रही होंगी. थोड़ा सा दिमाग के बाहर जा सकता है, सुनते रहो बस ध्यान से, झोपू नका, मंत्रमुग्ध होना एकत्र. यहां से मान लो एक वेव यहां पे पहुंची और यहां से वेव तो बहुत सारे निकल रहे ना, एनर्जी तो निकल रही है, तो ये दूसरी वेव पहुंची. अब मैंने देखा कि पहले वेव का वहां पे क्रिस्ट पहुंच रहा है और दूसरे का क्या पहुंच रहा है? ट्रफ. अब पहले का ट्रप पहुंचेगा तो दूसरी का क्या पहुंचेगा? क्रिस्ट. तो हर सेकंड वहां पे वो दो वेव जो मिल रही है वो आउट ऑफ फेज मिल रही है. तो वहां पे जो उनका इंटरफेरेंस हो रहा है वो कैसा हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव. यहां पे हो रहा था कंस्ट्रक्टिव. तो मैंने देखा ये पॉइंट यहां पे इंटेंसिटी कम होगी, यहां पे मिलने वाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0. यहां पे कैसा था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? 2a. यहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या था? 0. उसके और ऊपर वाला पॉइंट लिया मैंने. अब मैंने देखा कि उस पॉइंट पे पहली वेव का जानबूझ के कलर अलग ले लो, ठीक है, वैसे हमको सिंगल कलर लाइट लेना होता है, इसमें लाइट में पढ़ाऊंगा. अब फिर से क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो ये पॉइंट भी कैसा रहेगा? ब्राइट. समझ रहे होगा? तो यहां पे भी एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा? 2 टाइम्स ऑफ ए. तो हमने देखा इस स्क्रीन पे हमें ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं कि जहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और कुछ पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं कि जहां पे इंटेंसिटी कुछ भी नहीं है. तो देखो जितनी एनर्जी भेजी मैंने उतनी है यहां पे. बस मैंने क्या किया, पहले सबके पास, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट है मेरे, ये स्टूडेंट्स है मेरे सारे, ठीक है. अब मैंने क्या किया, पहले सबके पास 100 रुपीज दिए,
ठीक है। अब मेरे पास टोटल पैसे कितने थे, 3 और 3 कितने हो गए, 600 रुपए थे। 600 रुपए मैंने 6 स्टूडेंट में 100 रुपए बांट दिए। तो अभी ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, यूनिफॉर्म। कैसे हुआ, यूनिफॉर्म। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई देख, याच्या जोडचे पैसे घेतले किंवा याच्या जोडचे पैसे घेतले आणि ते याला देऊन दिले, ठीक है। अब इसके पास पैसे कितने हो गए, 0, और इसके पास कितने हो गए, 200। यानी कि इसके पास की एनर्जी बढ़ गई ना इस पॉइंट पे, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ गई ना वहां पे। अच्छा इसके पास की इसको दे दिया तो इसके पास 200 और इसके पास फिर से कितने आ गए, 0। इधर कहाणी समजून राहिली का, म्हणजे पहा इथं काय केलं, पहिले जेवढी एनर्जी होती तेवढीच आताही आहे। पहिलेही माझ्याकडे 600 होते, आताही 600 आहेत, पण आता मी काय केलं, ती जी एनर्जी आहे तिचं डिस्ट्रीब्युशन चेंज केलं, पैशांचं डिस्ट्रीब्युशन बदललं। हे याला म्हणतात एनर्जीचं रिडिस्ट्रीब्युशन केलं। आणि एक्झॅक्टली तेच होते जेव्हा दोन वेव्हचं काय होते, इंटरफेरन्स। साऊंड मध्ये आपण तेच ऐकलं, कंस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एग्जैक्टली लाइट में भी हम ऐसा ही पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना कि इंटरफेरेंस का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास जो दो वेव्स होगी, हमारे पास जो दो वेव होगी उनका एम्पलीट्यूड तो खैर इतना मेन कैरेक्टर नहीं है, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। एम्पलीट्यूड सेम से बेहतर है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, एंड इनकी फ्रीक्वेंसी भी कैसे होनी चाहिए, सेम। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी तो ट्रप के ऊपर ट्रप और क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट कंटिन्यूसली मिलते जाएगा। फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो पहले बार तो क्रिस्ट के ऊपर क्रिस्ट है, लेकिन दूसरी बार नहीं आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो करेक्ट है ना। तो क्या है इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन, क्या है, सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी, किसकी कंडीशन है, इंटरफेरेंस। चलिए अब ये हुआ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का पहला इफेक्ट, जिसको हम ऑप्टिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का दूसरा इफेक्ट होता है बेटा बिट्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का दूसरा इफेक्ट क्या होता है, बिट्स। अच्छा बिट्स क्या होता है, व्हाट इज बिट्स, क्या बताया मैंने, बीच बीच में आवाज बढ़ जाती है, दैट साउंड, इसको बोलते हैं लाउड इंटरमिटेंट साउंड। कि दो वेव्स एक में के साथ सुपरपोजिशन करेगी और बीच बीच में जो आवाज बढ़ेगा उसको हम कहेंगे बीट्स। अच्छा आवाज बढ़ना ही बीट्स नहीं है, आवाज बढ़ना कम होना बीट कहलाएगा। और वो जो आवाज ज्यादा आ रहा है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जो कम हो रहा है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जो जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इट इज कॉल्ड एज मैक्सिमा और वैक्सिंग, जहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम है उसको कहेंगे मिनिमा या फिर वैनिंग, ठीक है। और एक मैक्सिमा और एक मिनिमा बनके बनेगा एक बीट। तो लाउड इंटरमिटेंट साउंड इज कॉल्ड एज बीट। इसके लिए कंडीशन क्या है, जो दो वेव्स है उनकी डायरेक्शन कैसी चाहिए, सेम। और फ्रीक्वेंसी में क्या फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए क्या, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस, दैट इज स्लाइट डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी एक में से थोड़ा सा डिफरेंस उसमें चाहिए, तब आपको क्या सुना हो रहा है, सुपरपोजिशन ही। लेकिन जब डायरेक्शन सेम और फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो तो बीट्स सुनाई देंगे। डायरेक्शन सेम हो और फ्रीक्वेंसी सेम हो तो इंटरफेरेंस मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मतलब आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और ऐसे भी पॉइंट मिलेंगे जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। और तीसरी चीज सुपरपोजिशन का तीसरा इफेक्ट जो हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाट, दो वेव्स के सुपरपोजिशन से बनती है बच्चों स्टेशनरी वेव। क्या बनती है, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई। ऐसा कैसे हो सकता है, अब तक के हमने देखा है कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना ही क्या कहलाता है, वेव। म्हणजे एनर्जी एका पॉइंट दुसऱ्या पॉइंट गेली तरच वेव होईल ना ते, पण हे कशी वेव आहे, स्टेशनरी वेव। वेव है पण थांबेल, देखते हैं कैसे। तो स्टेशनरी वेव, पहले कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो कंडीशन के लिए हम अब तक कह रहे थे कि जिन दो वेव्स के सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव बनेगी, पहली बात तो है कि उनकी जो डायरेक्शन हमें चाहिए वो डायरेक्शन कैसी चाहिए, अपोजिट। देखिए स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी और दो ट्रैवलिंग वेव से फॉर्म होगी। एक ट्रैवलिंग वेव इधर जाने वाली चाहिए, एक ट्रैवलिंग वेव इधर जाने वाली चाहिए। जब दोनों ट्रैवलिंग वेव जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और साथ ही साथ में अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम। फ्रीक्वेंसी सेम, अपोजिट डायरेक्शन, तब दो वेव्स के सुपरपोजिशन से क्या बनेगा, स्टेशनरी वेव। जैसे एग्जांपल में बताता हूं मैं आपको, आपने कभी सितार या गिटार की तार देखी होगी। ये मान लो सितार की तार है, दो पॉइंट पे हमने टाइट बांध के रखा है उसको। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लग करेंगे। जैसे ही मैं प्लग करूंगा ये तार वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। अब वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी तो मतलब ऐसा समझो कि ये तार
एक समय पे यहां पे होगी और एक समय पे फिर से ऐसे थी, मैंने वाइब्रेट किया तो नीचे गई, ऊपर, फिर बीच में, समझ रहे हो ना, ऊपर बीच में नीचे ऊपर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर, समझ रहे हो, ऐसे करेंगे। मतलब ये कुछ इस तरीके से यहां पे वेव फॉर्म हो गया। अब बताओ क्या इस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे। तो पार्टिकल अगर वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे हम कर रहे हैं, तो वेव है, टाइम के साथ में पार्टिकल के ऑसिलेशन हो रहे हैं, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है, ये जो एनर्जी है, इस बाउंड्री के बियॉन्ड ट्रेवल नहीं कर रही। मतलब ये वेव जो बनी हुई है, ये रुकी हुई वेव है, इसलिए इस वेव को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। बनी कैसे? बनी ऐसे, शुरू में क्या था एकदम, अगर शुरुआत में देखेंगे आप तो मैंने क्या किया, इसको, इस पॉइंट को प्लग किया ऐसे उंगली से, उसको खींचा नीचे या ऊपर खींचा, कैसे भी प्लग करो आप। जैसे आप खींचेंगे तो यहां पे आपने इसको ऑसिलेट किया। अब आपको पता है एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसको कॉपी करता है दूसरा, उसको कॉपी करता है तीसरा, जो काम पहला करेगा उसके बाजू वाला करते 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 सब पार्टिकल नाचना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही तुमने किया तो यहां पे एक वेव बनी और वो वेव ऐसे 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 जाना शुरू कर दी। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जो पॉइंट फिक्स्ड है, एंड दैट पॉइंट, दैट पार्टिकल इज नॉट फ्री टू वाइब्रेट, वो नाचने के लिए रेडी नहीं है। और जब रिजिड मीडियम पे जाके कोई ट्रांसवर्स वेव का क्रिस्ट पहुंचता है तो वो ट्रफ बन के वापस आता है। हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, आज की भी क्लास में उसको रिवाइज करने वाले। तो ये टप्पा खा के ये वेव वापस आएगी। तो देखो पहले गई और फिर वापस आई। अच्छा, जिस फ्रीक्वेंसी की वेव गई उसी फ्रीक्वेंसी की वापस आई होगी, तो फ्रीक्वेंसी दोनों वेव की क्या हो गई? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। तो इस स्ट्रिंग में क्या बनी होगी? स्टेशनरी वेव। थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी अभी नहीं होंगे, अभी बस आपको मैं बता रहा हूं कि दो ट्रैवलिंग या सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम, सब, बट डायरेक्शन अपोजिट। तब दो वेव के सुपरपोजिशन से क्या बनने वाला है? स्टेशनरी वेव। क्या बात क्लियर है? तो चलिए देखते हैं स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। डेफिनेशन ऐसी है कि इफ टू साइनोसाइडल वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, ठीक है, एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए? बोला करो, सेम। वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? सेम। बट दैट टू वेव शुड ट्रैवल इन अ अपोजिट डायरेक्शन। कैसे ट्रैवल करनी चाहिए वो? अपोजिट डायरेक्शन। देन द इंटरफेरेंस विथ ईच अदर प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव। तो फिर उन दो वेव का जो इंटरफेरेंस हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है, उससे क्या बनने वाली है? स्टैंडिंग वेव बनने। और मैं बना के दिखाऊंगा अभी आपको, दोराने आणल्या मी ना घरून, अतिच करून दाखवेन मी तुम्हाला। ठीक है, अब देखो स्टैंडिंग वेव की अगर बात करें तो हमारे पास दो तरह के स्टैंडिंग वेव है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो लिखा है हमने, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव द टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मस्ट हैव, पहले कंडीशन बताई हुई है कि जो दो वेव तुम ले रहे हो वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल, 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 इक्वल। बस हो गया, तीन ही कैरेक्टरिस्टिक वेव के पास। अपोजिट, अच्छा ठीक है। तो फोर्थ वाली कंडीशन हम अलग कलर से लिख रहे हैं कि दैट टू वेव शुड हैव अपोजिट डायरेक्शन। लय महत्वाचं, कारण डायरेक्शन अपोजिट पाहिजेतच। असं आहे मग तुम्ही, ठीक आहे, डायरेक्शन अपोजिट असायला पाहिजे, तेव्हा काय बनते रे बेटा? स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा देखो ये जो स्टेशनरी वेव होती है ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो। नाम लिखा हुआ है, पहला ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव और दूसरा लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। क्या तुम्हाला काय वाटते? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव म्हणजे काय असेल? व्हॉट इज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव? दिसून नाही राहिलं ना? पाहू नका ना तुम्ही, सांगा ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव म्हणजे काय असेल? अपोजिट डायरेक्शन असेल। ते तर कंपल्सरी कंडिशन आहे स्टेशनरी वेव साठी, अपोजिट डायरेक्शन। पण ट्रांसवर्स क्यों? देखो स्टेशनरी वेव बन किससे रही है? कोणापासून बनून राहिली? स्टेशनरी वेव कोणापासून बनून राहिली? ट्रॅव्हलिंग वेव पासून। आणि ट्रॅव्हलिंग वेव अपोजिट डायरेक्शन, सेम सेम फ्रिक्वेन्सी। हा मान हाला फक्त। तो ह्या ज्या दोन ट्रॅव्हलिंग वेव तुम्ही घेतल्या, ह्या जर ट्रान्सवर्स इन नेचर असेल तर बनलेली जे स्टँडिंग वेव असेल ते बी कोणत्या नेचरची असेल? ट्रान्सवर्स नेचरची। कारण आपल्याकडे ट्रॅव्हलिंग वेव बी दोन प्रकारचे आहेत ना, एक वेव इन अ स्ट्रिंग दॅट इज ट्रान्सवर्स वेव, आणि दुसरी कोणती? लॉन्जिट्यूडनल वेव, साऊंड वेव।
तर असं बी होऊ शकते ना, मी जर तुम्हाला म्हटलं की हा माझ्याकडे एक पाईप आहे, काय आहे माझ्याकडे एक पाईप, मग आता हा पाईप आहे माझ्याकडे, हा पाईप इकून बंद करून टाकतो आणि इकून वरून साऊंड पडतो पाइप मध्ये, पानी अभी इसमें, ठीक है कोई बात नहीं है, तो आप समझो ये एक पाइप है, इमेजिन करो एक बॉटल है, अब मैं क्या करूंगा ऊपर से साउंड भेजूंगा इसके अंदर, ठीक है, ऊपर से मैं साउंड भेज रहा हूं इसके अंदर, मैं बोल रहा हूं अभी, ठीक है, तो क्या हो रहा है, मैंने साउंड भेजा, साउंड वेव गई अंदर इसके अंदर, और आगे जाके इधर जो है ना वो लिक्विड है, वाटर है या कोई रिजिड मीडियम है, तो साउंड वेव जाके टप्पा खा के वापस आएगी ना, तो इस बॉटल के अंदर दो वेव्स का क्या हो गया, सुपरपोजिशन, दो ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी, माझाच आवाज गेला माझाच वापस आला ना, का दुसऱ्याचा आला, सेम फ्रीक्वेंसीचा येते ना, ओके, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो इसके अंदर क्या बना होगा, स्टेशनरी वेव, तो पाइप के अंदर हम स्टेशनरी वेव बनाएंगे और उसके इफेक्ट भी देखेंगे, हे बासऱ्या बासऱ्या वाजवत की नाही, आपण कृष्ण नाही वाजवत का, कृष्ण राधेसाठी वाजत जाय तोच, तो अबे खरंच, तो वो जो बांसुरी बजती है, फ्लूइड जो होती है उसके अंदर क्या फॉर्म हुई है, स्टेशनरी वेव, ठीक है, लेकिन वो कौन सी कहलाएगी, लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, लेकिन अगर मैंने रस्सी लिया, क्या लिया, रस्सी, लस्सी नहीं रस्सी, और इसके अंदर मैंने वाइब्रेशन क्रिएट किए, तो एक जाने वाली और एक आने वाली वेव आ गई, ये हो सकता है कि ऐसे और ऐसे वाइब्रेट हो रहा हो, या फिर हो सकता है मैंने यहां पे गांठ बांध दी तो यहां पे ऐसे वाइब्रेट हो रहा हो, ये पार्ट ऐसे, अगले सेकंड ऐसे, अगर ऐसे पकड़ लोगे तो और भी हो सकता है, तो इसके अंदर ये जो वेव बना है ये कौन सा है, स्टेशनरी वेव है, लेकिन कौन सा, ट्रान्सवर्स स्टेशनरी वेव, कळतंय का, तर जे गिटार वगैरे असते त्या गिटारच्या तार मध्ये जी स्टँडिंग वेव बनते ते कोणती असते, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, और पाइप के अंदर जो बनती है वो लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, तो हमने वही कहा ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल, तो ट्रांसवर्स की डेफिनेशन बताई हुई है, अ स्टेशनरी वेव, वाचा वाचा, अ स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ two identical transverse progressive wave traveling with same speed in opposite direction is ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, और एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है स्टेशनरी वेव इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ सोनोमीटर, सोनोमीटर एक डिवाइस है जिसको हम आगे पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, ठीक है, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ेंगे, स्ट्रिंग है तो सोनोमीटर होता है, उसके अंदर ऐसे स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग के अंदर हम ऐसे वाइब्रेशन सेट करेंगे और जो स्टेशनरी वेव उसके अंदर बनती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ये मेल्डेज एक्सपेरिमेंट, वहां पे भी इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। अगर आप देखेंगे तो देखो आपको एक लूप दिख रहा है, लूप हा एक लूप हा, तसं पाहिलं तर दोरी एकाच ठिकाणी असते। समजा आता पहा मी तार घेतला, सगळे लक्ष द्या एक मिनिट, हे दोरी आहे, मी त्याला प्लग केलं तर पहिला ऑप्शन हे आहे दोरीकडे की दोरी अशी व्हायब्रेट होईल, वर जाईल आणि नंतर डायरेक्ट खाली येईल, ठीक आहे। तर या तीन पैकी ते एका इन्स्टंटला तर एकाच ठिकाणी असेल ना, पर ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन हमें वो लूप नजर आता है। दोरी अति तीन पैकी एकाच ठिकाणी असते, आपल्याला वाटते फक्त ते प्रत्येक ठिकाणी आहे दोरी। समजू रहा का तुम्हाला? जैसे ये फैन का ब्लेड्स तीन ही है, लेकिन हमें कितने नजर आ रहे हैं? ज्यादा नजर आ रहे हैं ना एक से। हमारे परसिस्टेंस ऑफ विजन के वजह से स्टेशनरी वेव जो स्ट्रिंग के अंदर फॉर्म होती है वो हमको किसके फॉर्म में दिखती है? लूप्स के फॉर्म में। ये लूप 1, लूप 2 ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे हम देखेंगे ही, ठीक। तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। पढ़िए भाई साहब, अ स्टेशनरी वेव फॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ two identical longitudinal progressive wave which are traveling with same speed in opposite direction is called as longitudinal stationary wave। और इसका एग्जांपल हमारे पास है क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है, देन ओपन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप बांसुरी कह सकते हो आप, या सिंपल पाइप इमेजिन करो अभी के लिए, ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब, इसके अंदर हम साउंड वेव को भेजेंगे, साउंड वेव को ही रिफ्लेक्ट करवा के वापस लाएंगे और पाइप के अंदर बनाएंगे स्टेशनरी वेव जिसको हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। तो उम्मीद है आपको स्टेशनरी वेव समझ में आ गया और स्टेशनरी वेव के दोनों टाइप्स भी समझ में आ गए। अब जो मैं बात बताने वाला हूं
ये शायद इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये बात समझ में आ गई तो फिर स्टेशनरी व्यू का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, नहीं तो मग फॉर्म्युले पाठ करून क्वेश्चन सॉल्व करणं सुरू तर आहेच। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ्स टू अंडरस्टैंड द स्टेशनरी व्यू। तो शायद इस पेज पे एडजस्ट करना टफ होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। ठीक है, और हम जा रहे हैं यहां पे एक नए पेज के ऊपर। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं दो वेव्स निकालूंगा जो कि ट्रैवलिंग है, और उनका एक में के साथ मिक्स करूंगा अलग अलग इंस्टंट पे, की या टाइमले वेव ह्या अति असतील, पुढच्या टाइमले कुठं असतील, असं कसं, आणि ते डायग्राम मी आता इथं काय करतो, ड्रॉ करतो। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आणि लक्ष पण ठेवा। सरळ आहे ना? काय बोलू नका रे, काय चापशिडी करून आता पगड़ा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, दो वेव्स निकालता हूं। पहली वेव, कलर सांगा, कलर सांगा, दोन वेवचे दोन कलर घेऊ। येलो घेतो पहिले, क्लिअर दिसलं, लाल, येलो घेतो। हे पहिली वेव आहे, पारे होय, हे पहिली वेव आहे, अशी अशी अशी। ठीक आहे, हे येलो कलरची एक वेव आहे, आणि जी इकडे चालली, ट्रॅव्हलिंग वेव कोणत्या डायरेक्शन चालली आहे, या डायरेक्शन, हे इकडे येलो कलरची वेव कुठे चालली, इकडे। समझ रहा लगा तुम्हाला? ओके, जब जब जिस मोमेंट पे इसका मैंने फोटो निकाला, तो उस मोमेंट को हम नाम देते हैं, लेट से वो टाइम था t इज इक्वल टू जीरो। t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे वेव हमारी यहां पे थी। अब अगर आप वेवलेंथ पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो यहां से ये डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट किया, ऐसा मान लो, तो जीरो, और यहां से लेकर के ये डिस्टर्बेंस यहां तक पहुंचा, तो यहां पे क्या होगा, लैम्बडा। डिस्टर्बेंस आधा, तो ये आधा पार्ट क्या होगा, लैम्बडा बाय 2, और उसका भी आधा पार्ट क्या होगा, लैम्बडा बाय 4, तो ये कितना होगा, 3 लैम्बडा बाय 4। उम्मीद है बात समझ में आई। येलो कलर की वेव के बारे में सोचो। ठीक है, अब क्या हुआ, हमें पता है कि अगर ये पॉइंट, जिससे स्टार्टिंग वाला पॉइंट, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टोटल टाइम लगता है कैपिटल टी, राइट। अच्छा, तो ये पॉइंट, ये डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, टी बाय 2। तो ये डिस्टर्बेंस यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, टी बाय 4। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे नेक्स्ट इंस्टेंट लेता हूं, लेट से स्मॉल टी हो गया टी बाय 4। तो टी बाय 4 टाइम पे क्या होना चाहिए, ये पॉइंट यहां पे पहुंचना चाहिए। क्लियर है क्या? या फिर ये क्रिस्ट जो अभी यहां पे बना था, ये कहां पे बनना चाहिए, यहां पे, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना वो। अरे लैम्बडा बाय 4 डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो टी बाय 4 टाइम में, हाँ या ना? हाँ, तो ये यहां से पॉइंट यहां पे बनने के लिए मुझे इस वेव को अब ऐसे निकालना पड़ेगा। ध्यान से सीखो मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, तो आप अगर ऊपर वाली वेव को देखेंगे, तो अभी वो थोड़ी सी आगे डिस्प्लेस हुई है, आगे गई है। पहले इसका क्रिस्ट यहां पे था, अब यहां पे दे गया है। देखो, ये अलग अलग मोमेंट में फोटो निकाल रहा हूं, खूब सारे फोटो, कॉलेज कॉलेज फोटो, अलग अलग इंस्टेंट से। ठीक, वाह, ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टेंट पे अगर मैंने देखा कि टाइम अब हो गया टी बाय 2, तो टी बाय 2 पे टाइम पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा कहां तक जाएगा, यहां तक, या आप ऐसे कह सकते हो यहां से यहां तक तो टी बाय 4 ही हुआ। तो ये क्रिस्ट कहां पे जाएगा, यहां पे। अब की बार जो क्रिस्ट यहां पे था, उसको कहां पे बनना चाहिए, यहां पे। तो नेक्स्ट लाइन पे ये क्रिस्ट ऐसे आएगा, और ये जो ट्रफ यहां पे था, ये यहां पे आएगा। देखो, ये ट्रफ यहां पे, तो ये वेव ऐसी बन जाएगी। तो वेव जा रही है आगे आगे, अभी भी इसको और आगे जाना है। उम्मीद है बात समझ पा रहे हो आप। अगले मोमेंट में क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, टाइम टी बाय 4 के बाद क्या आएगा, 3t बाय 4। तो 3t बाय 4 में क्या होगा, ये जो ट्रफ है ये और आगे चला जाएगा। मुले समझू राहिलं का, फक्त तुम्हाला समझू राहिलं ना? हाँ,
ठीक है, तो ये यहां से मैंने क्या किया, शिफ्ट किया। देखो ये यहां पे बनना चाहिए, तो कैसे बनाऊंगा, ये ऐसे। देखो नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, ये जो ट्रफ है इसको और आगे बनाना है, यहां पे बनाना है, यहां पे मतलब यहां पे थोड़ी, नेक्स्ट मोमेंट में निकालना पड़ेगा। तो ये वेव ऐसे बन जाएगी, और ये टाइम कितना होगा, दिस इज व्हाट, कैपिटल टी। तो आप देखो गौर से, जब टाइम कैपिटल टी हुआ तो बराबर यहां पे पहले जो क्रिश था वो वहां पे क्रिश आ गया, मतलब वो पहली वेव पूरा 1 लैम्बडा ट्रैवल कर चुकी है और दूसरी वेव वहां पे आ गई है। समझू रहा है? ओके, तो मैंने येलो कलर की वेव का ट्रैवलिंग आपको दिखाया जो राइट डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन गाइस हमें तो फॉर्म करनी है स्टेशनरी वेव, और स्टेशनरी वेव के लिए हमें एक नहीं 2 ट्रैवलिंग वेव चाहिए, दोनों का लैम्बडा सेम, एम्पलीट्यूड सेम, लेकिन दैट सेकंड वेव शुड ट्रैवल इन अ अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलनी चाहिए तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैं कौन सा कलर ले लूं, बताओ, ग्रीन कलर लेता हूं अभी। ठीक है, तो ग्रीन कलर के लिए जो दूसरी वेव मैं बनाने जा रहा हूं, हालांकि वो एग्जैक्ट येलो पे आने वाली है, लेकिन हमें दिखनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा उसके नीचे निकाल लेता हूं, उसको जमलं ही पाहिजे, ये समजलं? ते एक्झॅक्ट आयडेंटिकल वेव आहेत दोन्ही, फक्त ग्रीन कुठे चालली, ग्रीन लेफ्ट वर्ड चालली, ग्रीन कुठे चालली रे, लेफ्ट वर्ड। तो नेक्स्ट मोमेंट में ये जो ग्रीन का क्रिस्ट यहां पे, ये कहां पे बनना चाहिए, यहां पे, और ग्रीन का ये जो यहां पे क्या बोलते हैं उसको, मीन पोजीशन पे पार्टिकल था, वो यहां पे बनना चाहिए, या इसका ट्रफ यहां पे आना चाहिए। तो चलो ग्रीन को आगे शिफ्ट करते, ग्रीन का ये पॉइंट यहां पे, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में तो यहां पे आ गया, तो ग्रीन ऐसे दिखेगी, इकडे चालली बरं, ते इधर जा रही हो। अरे समझ पा रहे हो क्या? आप देखिए ये ग्रीन का जो ट्रफ है वो यहां पे था, लेकिन इधर जा रही, तो अगले मोमेंट में यहां पे बना, यहां पे मतलब ये मैंने नेक्स्ट मोमेंट में दिखाया वो, तो ग्रीन जा रही है लेफ्ट वर्ड। नेक्स्ट देखो, अब ग्रीन का ये जो ट्रफ है वो और आगे आएगा, मतलब ट्रफ यहां पे बनना चाहिए, यहां पे बनना चाहिए, मतलब इस मोमेंट में निकालूंगा, तो ग्रीन वाली वेव ये ऐसे बनेगी, और जा रही है वो किधर, इधर। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। अभी अगले मोमेंट में चले जाते हैं, अगले मोमेंट में क्या होगा, ये जो इसका ट्रफ है ग्रीन का वो इधर आएगा, इधर आएगा मतलब यहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा मतलब यहां पे दिखाना पड़ेगा उसको, ये ऐसे। ठीक, अरे बोलू ना करे, अरे ये ऐसे ग्रीन इधर जा रही है। नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, ग्रीन का जो क्रिस्ट है वो और आगे आएगा, मतलब यहां पे बनना चाहिए, यहां पे बनना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, तो हमने चारों इंस्टेंट पे ग्रीन और येलो वेव्स को ड्रॉ कर दिया। अब दो वेव जब एक ही मीडियम में, एक ही वेवलेंथ के, एक ही एम्पलीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उनका होगा सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन होगा तो वहां पे बनेगी स्टेशनरी वेव, वो की रिजल्ट होगा सुपरपोजिशन का। तो अब हमें इन वेव्स का रिजल्टेंट भी ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो ये जो बीच में मैंने लाइन निकाली हुई है ये किसके लिए है, रिजल्ट के लिए। तो चलो पहले वेव का रिजल्ट निकालते हैं, और उसके लिए मैं निकालता हूं, बताओ कौन सी वेव लेनी है, कलर ये ले लू, रेड ले लू, ऑरेंज, ब्ल्यू, पिंक दिसत नाही ना, याच्यात नाही दिसत ना व्हिडिओ, वो ले लू क्या, वो ले लेता हूं, ये दिख जाएगा। लाल क्यों का, ठीक है लाल ले लेते, काला गया, ठीक है चलो। हाँ देखो, अभी देखो मैं हर पॉइंट को दिखाने वाला हूं, तो मैंने देखा कि यहां पे येलो वाला पॉइंट उस पॉइंट को उठाना नहीं चाह रहा है, और ग्रीन वाला भी नहीं उठाना चाह रहा है, तो रिजल्ट एम्पलीट्यूड उस पॉइंट पे क्या होगा, 0। मतलब यहां पे तो ये पार्टिकल ऊपर जा ही नहीं रहा है, लेकिन इसने इसको ए उठाया, दूसरे ने भी ए उठाया, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। तो यहां पे रिजल्ट वेव का एम्पलीट्यूड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नीचे भी दोनों ने नीचे लिया, तो ये रहेगी तुम्हारी रिजल्टेंट वेव। जो रेड है ना, वो रेड रिजल्टेंट वेव है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट मोमेंट में देखो, नेक्स्ट मोमेंट में इस पार्टिकल को ग्रीन ए इतने एम्पलीट्यूड से ऊपर लेकर जाना चाहती है, और येलो ए एम्पलीट्यूड से नीचे लेकर जाना चाह रही है, तो वो पॉइंट जाएगा किधर, किधर नहीं, वो ऊपर उठाना चाह रही है, वो नीचे, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट का क्या होगा, 0। अच्छा सोच, ये तो खुद 0 पे है, अच्छा इसको ये ऊपर उठाना है तो ये भी 0 पे, ये भी, ये ऊपर ये नीचे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहां पे आप देखोगे तो स्ट्रिंग का एक पार्टिकल कहां पे होगा, अपने मेन पोजीशन पे ही होगा, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो। ठीक है, वो ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, कहीं नहीं। नेक्स्ट केस में, इस केस में क्या होगा,
एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा कुछ ऐसे। अरे समझ रहे हो क्या? नेक्स्ट केस में फिर से लाइन कैसी आएगी? फ्लैट, और अगले बार फिर से ये बढ़ जाएगा। ठीक है। अब जब आप सोचो एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने दो ट्रैवलिंग वेव बनाई अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको क्या दिख रहा है? रिजल्ट। आपको वो दो वेव थोड़ी दिखेंगे, अब उनका रिजल्ट दिखेगा। तो रिजल्ट क्या दिख रहा है? देखो, पहले आपने देखा क्रिस्ट, ठीक है, उसके बाद में वो लाइन क्या हो गई? फ्लैट, उसके बाद में ट्रफ, फ्लैट, क्रिस्ट। मतलब वो स्ट्रिंग अपनी जगह पर क्रिस्ट, मीन पे, फिर ट्रफ, ऐसे कर रही है। ये क्रिस्ट आगे नहीं जा रहा है। समझ रहे हो क्या? यानी कि ये वेव है, ऑसिलेशन है मतलब वेव है, लेकिन एनर्जी आगे नहीं जा रही है, इसलिए वेव को हम क्या कह रहे हैं? स्टैंडिंग वेव। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं इसमें से खाली यहां से लेकर के यहां तक की बात करता हूं, एक ही चीज। ये ऐसे इतने पार्ट की, मतलब 0 से लेकर λ/2 तक की बात करता हूं। तो पहले ऐसे ऊपर गई, फिर बीच में आया, और फिर कहां गया? नीचे। तो आप देखेंगे कि स्ट्रिंग के कुछ पार्टिकल गाइस ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन ही नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे ये वाला पार्टिकल आप देखो, ये पहले कहां पे था? रिजल्ट में देखो, पहले कहां पे? अपने मीन पे, फिर देखो कहां पे है? मीन पे, फिर देखो कहां पे है? मीन पे, फिर देखो कहां पे है? मीन पे, फिर देखो कहां पे? मीन पे। स्ट्रिंग के अंदर कुछ पोजीशंस ऐसी है जहां के पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ ही नहीं रहे, चेंज ही नहीं कर रहे। ऐसी पोजीशंस को हम स्टेशनरी में कहलाते हैं नोड्स। क्या कहलाते हैं उनको? नोड्स। दैट N स्टैंड्स फॉर नोड्स, जहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट शुरू है। और देखो ऐसी पोजीशन, जैसे स्ट्रिंग के अंदर का ये पार्टिकल ये इतना ऊपर जा रहा है, फिर मीन पे आ रहा है, फिर और नीचे जा रहा है। मतलब यहां पे ये पोजीशन जो है जिसका पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है फिर नीचे, जहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? मैक्सिमम। यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां पे हो रहा है, इस पोजीशन को हम स्टेशनरी में क्या कहते हैं? एंटी नोड। समझ रहे हो क्या? अगर आप देखेंगे एक लूप के अंदर सभी पार्टिकल एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंच रहे हैं, नो डाउट सबकी एक्सट्रीम अलग अलग है। जैसे ये यहां पे ऑसिलेट कर रहा है, ये यहां पे ऑसिलेट कर रहा है, ये यहां पे ऑसिलेट कर रहा है, तो सब पार्टिकल ये इसके एक्सट्रीम में पहुंचा तो फेज उसका कितना हो गया? π/2। ये इसके एक्सट्रीम में पहुंचा तो फेज π/2। ये इसके, तो सबका फेज सेम है। एक लूप में वाइब्रेट होने वाले सभी पार्टिकल का फेज सेम है। समझ रहे हो? लेकिन जो उनका एम्पलीट्यूड है वो कैसा है? अलग अलग। पहले प्रोग्रेसिव वे में क्या था? पहला पार्टिकल अगर 3 सेंटीमीटर से वाइब्रेट हो रहा है तो दूसरा भी 3, तीसरा भी 3, और मीडियम के अंदर का हर पार्टिकल, कुंडलकर, मीडियम के अंदर का हर पार्टिकल 3 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता था। लेकिन यहां पे ऐसे नहीं, डिफरेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हो रहा है। समझ रहा लगा? तुम्हें दोरीचा इमेजिन करा ना, अगर मैं सितार की तार को प्लग करूं तो तार के अंदर अगर ऐसा लूप बना तो कुछ पार्टिकल एकदम दूर जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल हिल भी नहीं रहे, और कुछ पार्टिकल कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहे हैं। समझ रहे हो क्या? अगर वो सेम तार थी लेकिन मैंने यहां पे उसको बांध दिया और प्लग किया तो शायद इधर वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो इधर वाला पार्ट कहां जाएगा? नीचे। तो आप देखेंगे अब दो लूप आपके पास बने, तो एक लूप में के सभी पार्टिकल सेम फेज में होते, लेकिन एडजेसेंट लूप में पार्टिकल कैसे होंगे? आउट ऑफ फेज। क्योंकि जब ये पार्टिकल इधर एक्सट्रीम पे होगा तो इधर वाला पार्टिकल इधर एक्सट्रीम पे होगा, और इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। पाई का फेज डिफरेंस होगा दोनों में। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऐसी जो वेव बनी है ये क्या बनी है? अपनी स्टेशनरी वेव। उम्मीद है आपको कि समझ में आया होगा। स्टेशनरी वेव में स्ट्रिंग कैसी करती है? ऐसी फ्लैट स्ट्रिंग है, वाइब्रेट करेंगे ऊपर बीच में नीचे बीच में, ऊपर बीच में नीचे बीच में, वो क्रिस्ट आगे नहीं जाता। क्लियर है? इसलिए वेव को क्या बोल रहे हैं? स्टेशनरी वेव। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा उसके इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो हमें पता है अगर हम इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं स्टेशनरी वेव का तो हमें चाहिए दो ट्रैवलिंग वेव। तो चलिए लेते हैं दो ट्रैवलिंग वेव। कंसीडर 2 ट्रैवलिंग वेव। सारी कंडीशन फुलफिल है, बस अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली चाहिए। तो पहली वेव का इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू a साइन दैट इज 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा। y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाय अंदर गेला, 2 पाय बाय t म्हणजे ओमेगा, ता झाला ओमेगा t, 2 पाय x अपॉन लॅम्बडा, 2 पाय बाय लॅम्बडा म्हणजे kx। कोणाचं इक्वेशन आहे? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ट्रॅव्हलिंग इन अ पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन। तिचं फक्त मेकअप केला, रूप बदललं आणि असं केलं, हा ओमेगा 2 पाय बाय टी केले 2 पाय बाय लॅम्बडा, दोन्ही पाय बाहेर काढून घेतले, पहिली वेव भेटली जे कुठं चालली? इट इज ट्रॅव्हलिंग अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस। दुसरी वेव कशी पाहिजे?
कशी पाहिजे? ट्रॅव्हलिंग इन अ opposite direction. That means y2 is equals to amplitude same sine 2 pi t by t plus very good x upon या दोन वेवचं काय करायचं आहे? सुपरपोजिशन. तो रिजल्टंट वेव जो रहेगी इट विल बी y1 प्लस y1 की वैल्यू a sin 2 pi in bracket t by t minus x upon lambda plus y2 बोलो a sin 2 pi t by t plus x upon lambda. अब यहां पे आएंगे y रिजल्टेंट वेव का जो इक्वेशन बन रहा है, इसमें यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, तो हमने a को निकाल लिया बाहर. अंदर क्या रहा? साइन 2 pi t by t माइनस x अपॉन लैम्बडा प्लस साइन 2 pi t by t प्लस x अपॉन लैम्बडा. अब इसको देखो और मुझे बताओ, क्या मैं यहां पे ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं साइन c एंड साइन d? तो बताइए क्या होता है फॉर्मूला? साइन c प्लस साइन d अगर यूज करना रहा तो क्या फॉर्मूला है? 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c मायनस d अपॉन 2. झोपू नका, झोप येते पण उघडा डोळे, बघा नीट. जी 24 तास. हा चला पुढे. y रिजल्टंट वेवचं इक्वेशन जे तुम्हाला भेटू राहिलं इट विल बी, चलो कैसे करोगे? 2 साइन ब्रैकेट के अंदर ही चलते हैं, a बाहर निकाल दिया, 2 साइन. अब बताओ c प्लस डी मतलब ये. अरे भाई समझो, समझ रहे हो क्या? मैं लगे तो 2 पाई को बाहर निकाल लिख देता हूं. ठीक है, 2 साइन 2 पाई इन ब्रैकेट, चलो क्या आएगा? t बाय टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा. हा झाला c प्लस डी, तो ये होगा प्लस d क्या है? t बाय टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा. ये होगा c, ये होगा d, और डिवाइड में क्या आ गया? 2 इंटू कॉस. चलो कॉस 2 पाई और ब्रैकेट में क्या आएगा? c माइनस डी, t बाय टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा माइनस ये d, दैट इज t बाय टी, बट माइनस प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, और अपॉन में क्या रहेगा? 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट. उम्मीद है बात समझ में आई यहां तक के? अरे कळलं का? हे मॅथ समजलं का इथं? हा म्हणा. ठीक है. नाउ y फॉर द रिजल्टेंट वेव इज इक्वल्स टू, ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 2a कर दिया मैंने इसको. यहां पे देखिए ये माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा है, ये प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा है, कैंसिल हो गया, तो 2a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट ये हो गया 2t अपॉन हाथ 2 and 2t अपॉन 2t. इज इट क्लियर? ऊपर 2t बाई टी बचा था और डिवाइड में भी 2 था ना, ठीक, इंटू कॉस 2 पाई, और इधर क्या होगा? ये देखो t बाई टी माइनस टी बाई टी कैंसल, माइनस 2x अपॉन 2 लैम्बडा. ठीक, ऐसे. तो अब नाउ 2 कैंसल, तो यहां पे आएगा y ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल्स टू क्या होगा गाइज? इट विल बी 2a, इसको लिख देता हूं मैं cos 2 पाई माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा इंटू साइन 2 पाई t बाई टी. आपको बता दूं कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है. तो इस निगेटिव टर्म को गायब कर देते हैं. इट विल बिकम 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, और इंटू होगा साइन 2 पाई t अपॉन t. अगर आप गौर से देखो तो नाउ जो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आया उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस टर्म इज रिप्लेस बाय कैपिटल A इंटू यहां पर रहेगा साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल T. व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. जो रिजल्टेंट वेव है ना, इन दोनों की ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी ना, तो इन्होंने जो रिजल्टेंट वेव बनाई ये उसका इक्वेशन है. यहां से कंक्लूड होता है कि जो रिजल्टेंट वेव है वो भी सिंपल हार्मोनिक वेव ही है, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम का फंक्शन है, तो टाइम के साथ में उसके ऑसिलेशन हो ही रहे हैं. लेकिन यहां पे दिक्कत यह है कि इधर एक्स बाय लैम्बडा की टर्म नहीं है, और एक्स बाय लैम्बडा की टर्म एब्सेंट होने का मतलब है कि वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है, एक्स नहीं बदल रहा, एनर्जी आगे नहीं जा रही.
ठीक। और यहां पे ए जो है तुम्हारा, ए क्या है पता है, ए की ये वैल्यू है, ये जो मैं पिंक कलर में लिख रहा हूं ये है ए क्या है, टॉय से कॉस 2πx अपॉन लैम्बडा, जहां से ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखो वेरी होता है अकॉर्डिंग टू कॉस फंक्शन, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हर एक पोजीशन पे अलग अलग होगा, जो पार्टिकल से अलग अलग पोजीशन पे है ना। और देखो एक्स का फंक्शन है, यानी कि जैसे जैसे एक्स बदलेगा पार्टिकल्स बदलेगा, और पार्टिकल का क्या बदलेगा, एम्पलीट्यूड। कहीं के पार्टिकल ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे 2a से, और कहीं के पार्टिकल्स अगर देखेंगे आप तो 0 से भी ऑसिलेट हो रहे हैं। तो प्रत्येकाचा एम्पलीट्यूड कसा आहे, वेगवेगळा। तर यहाँ इथून काय समजलं तुम्हाला कि स्टेशनरी वेवचा जो रिजल्ट एम्पलीट्यूड है इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, और वो बदलता है, वैरिंग है, एम्पलीट्यूड वैरिंग है। और ये वेव कैसी है, स्टेशनरी। क्या पॉइंट समझ में आया यहां से मुझे बताओ आप, यहां से आपको क्या क्या समझ में आया। तो देखो पहले तो स्टेशनरी वेव का इक्वेशन बताओ क्या है। स्टेशनरी वेव का इक्वेशन है टॉय से कॉस 2πx अपॉन लैम्बडा इंटू साइन 2πt अपॉन टी। हे ट्रॅव्हलिंग वेवचं इक्वेशन नाही, ठीक है। हा जो पार्ट दिसू राहिला ये वाला पार्ट, ये इस वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन 2πt अपॉन कैपिटल टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ये किसका इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव का, ठीक है। क्या क्या बता सकते हो आप रिजल्ट वेव के बारे में, कि ये SHM है, SHM ऑफ सेम पिरियड, दॅट इज कॅपिटल टी ऑफ द इंडिव्हिज्युअल वेव। जर तुम्ही ओरिजिनल ज्या ट्रॅव्हलिंग वेव घेतला त्याचा पिरियड पाहिल्यानंतर किती होता, टी, कैपिटल टी। तो तुमच्या स्टेशनरी वेवचा पिरियड भी किती असेल, कैपिटल टी। ये देखो दिख रहा है। दूसरा यहां पे एक्स अपॉन लैम्बडा, ये जो टर्म है अब्सेंट है, अब्सेंट है, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये किसका इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव का। ये किसका इक्वेशन है, स्टेशनरी वेव का। और तीसरी चीज ए जो है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, जिसकी वैल्यू है 2a cos 2πx अपॉन लैम्बडा, जो हमें बताता है कि वैरिंग एम्पलीट्यूड है स्टेशनरी वेव का। एम्पलीट्यूड जो है कैसा है, वैरिंग है, वैरिंग एम्पलीट्यूड स्टेशनरी वेव हैव वैरिंग एम्पलीट्यूड। ये चीजें हमको यहां से कंक्लूड हुई। अब मैं क्या करता हूं, कंडीशन ये करता हूं। पहले हम लोग थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं, नोड एंटी नोड को, और उसके बाद फिर मैं कंडीशन बताता हूं, ठीक है। तो ये नोट्स है, कुछ नोट्स पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। या पहले कंडीशन बता देता हूं, फिर नोट पढ़ने में थोड़ी आसान जाएंगे। तो कंडीशन, कंडीशन फॉर एंटी नोड, यानी कि एंटी नोड कहां पे बनेगा, तुमको पता है ना। एंटी नोड किसको कहते हैं, जहां पे पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहा है उसको बोलते हैं एंटी नोड, और जहां का पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है उसका 0, तो उसको बोलते हैं नोड। हम पहले पढ़ रहे हैं कंडीशन फॉर एंटी नोड। तो यार एंटी नोड वहां पे बनेगा जहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम, वहां पे एंटी नोड बनता है। तो मैं कहता हूं कि जो ए है वो प्लस माइनस 2a के बराबर होना चाहिए। अब a की वैल्यू क्या होती है, 2a cos 2πx अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। अब 2a डिवाइड में लेकर जाओ तो क्या होगा, cos 2πx अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। मुझे बताओ cos का एंगल का वैल्यू प्लस माइनस 1 तभी हो सकता है, cos 2πx अपॉन लैम्बडा इक्वल टू प्लस माइनस 1 तभी मिलेगा जब जब 2πx अपॉन लैम्बडा, मैं लिख ही देता हूं, cos 2πx अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इफ एंड ओनली इफ 2πx अपॉन लैम्बडा कितना होगा, 1 अनिल cos 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, पाई, या फिर 2π, या फिर 3π एंड सो ऑन। तो ये कंडीशन फुलफिल होंगी तभी तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे ये कंडीशन मिल जाएगी। तो अब मैं x निकालता हूं, पहले 0 के लिए x बताओ क्या मिलेगा। जब लैम्बडा जाएगा 0 के साथ डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। अच्छा दूसरे के साथ कंपेयर करो पाई के साथ, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक एक के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना अभी, ठीक है। तो पाई पाई क्या हो गया कैंसिल, तो लैम्बडा कितना मिलेगा बताओ, लैम्बडा जाएगा उधर, 2 आएगा डिवाइड में, नहीं समझे। पहले मैंने क्या किया, 2πx अपॉन लैम्बडा 0 के साथ, तो x की वैल्यू कितनी आई, 0। अब 2πx अपॉन लैम्बडा किसके साथ कंपेयर करूं, पाई के साथ, तो पाई पाई कैंसिल, तो x कितना आया, लैम्बडा बाय 2, तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी, लैम्बडा बाय 2। अच्छा तीसरा वैल्यू ले लो तो क्या आएगा, 2πx अपॉन लैम्बडा किसके साथ इक्वेट करूं, 2π के साथ,
तो 2 पाई कैंसल, तो x कितना आया लैम्बडा। अच्छा तीसरी वैल्यू फिर से क्या आएगा 3 लैम्बडा, 2 लैम्बडा के बाद में क्या है 3 लैम्बडा, तो यहाँ पे 2 पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसल, तो क्या होगा 3 लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2। तो गाइज x मतलब क्या पोजीशन, x क्या है पोजीशन, और 0 पोजीशन पे क्या बनने वाला है एंटीनोड। अगर आप देखेंगे स्ट्रिंग के अंदर जहां पे आपका x 0 होगा वहां पे क्या बनेगा एंटीनोड। उसके बाद में फिर कहां पे बनेगा 0, मतलब एक पॉइंट जो तुम रेफरेंस ले रहे हो कहीं पे भी वो 0 मान लो, जिसको तुमने 0 माना वहां पे अगर एंटीनोड है तो उसके बाद तुम्हारा एंटीनोड कहां पे होगा लैम्बडा बाय 2 पे, उसके बाद वाला लैम्बडा पे, उसके बाद वाला 3 लैम्बडा बाय 2 पे। समझ रहे हो क्या? तो किसी भी दो एंटीनोड के बीच में का डिस्टेंस कितना होता है लैम्बडा बाय 2। ठीक है, आते हैं उस पे। नेक्स्ट ये हो गई कंडीशन एंटीनोड के लिए। अब मैं बता रहा हूं कंडीशन किसके लिए, नोड के लिए। बोर झाले का? फक्त ऐकत राहा थोडंसं आहे, कंडिशन ब्रेक थोड्या वेळात, कॅरेक्टरिज झाला की कंडीशन फॉर नोड। चलो बताओ क्या करने वाला हूं। हमें पता है कि एम्पलीट्यूड नोड के ऊपर कितना होता है रिजल्ट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नोड के ऊपर कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो टॉई से cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा क्या होगा 0। अब इसकी वैल्यू 0 तभी आएगी जब 2 पाई x अपॉन लैम्बडा कितना होगा पाई बाय 2 या पाई, अच्छा और या 5 पाई। तो इस तरीके से आप पुट करेंगे तो आपको वैल्यू, तो पहले के साथ कैलकुलेट करो तो पाई पाई हो जाएगा कैंसल, पाई पाई के साथ कैंसल, उसके बाद में लैम्बडा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको कितना मिलेगा, यहां पे कंपेयर करोगे 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दैट x इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 4। तो पहली वैल्यू मिल जाएगी लैम्बडा बाय 4। दूसरी 2 पाई x अपॉन लैम्बडा और क्या है हमारे पास पाई, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दैट इज लैम्बडा बाय 2। क्या है गलत किया क्या कुछ, पाई बाय 2, उसके बाद में नेक्स्ट कितना मिलेगा, मिलना चाहिए अपने को पाई बराबर लिखा ना, अबे ओ कॉस पाई -1 इतना किती लागेल पाई बाय 2 के बाद में 3 पाई बाय 2, उसके बाद में 5 पाई बाय 2, उसके बाद में 7 पाई बाय 2। तो नेक्स्ट किस में क्या चाहिए अपने को पाई नहीं 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 लैम्बडा बाय 4, नेक्स्ट 5 लैम्बडा बाय 4। समज लगा? ह्या त्या पोझिशन लॅम्बडा नाही पाहिजे काय पाहिजे x, तो ह्या पोझिशन कोणाच्या आहेत नोडच्या। तर आता मी जर अशी डायग्राम काढली, नीट समजून घ्या, तुम्हाला लक्ष दिला तर या डायग्राम वरून समजा हे स्ट्रिंग आहे ठीक, आणि या स्ट्रिंग मध्ये मी काही लूप फॉर्म करतो, लेट से या पोजीशनला मानतो x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहां से ऐसे कुछ लूप फॉर्म बना लेते 1 2 3 ऐसे। ठीक, चला तर हा इथं काय बनणार आहे एंटी नोड, कारण इथं x इज इक्वल टू काय 0। इसके बाद यहां से यहां तक आयो भाई, पूरा पूरा जो वेव होता है वो कितना होता है लैम्बडा, तो आधा वेव कितना होगा लैम्बडा बाय 2, तो आधे का आधा वेव कितना होगा लैम्बडा बाय 4, तो आधे का आधा यहां तक आ रहा है तो यहां पे कितना होगा लैम्बडा बाय 4। अच्छा यहां से यहां तक आ रहा है तो क्या होगा लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 2 लैम्बडा बाय 4, मतलब क्या लैम्बडा बाय 2। हे गोष्ट समजून राहिली का? अच्छा लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 क्या 3 लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4, हाँ 4 लैम्बडा बाय 4 दैट इज लैम्बडा। अच्छा और लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा बाय 4 लैम्बडा किती झाले 5 लैम्बडा बाय 4। अच्छा आगे कितना होगा 1 2 3 4 5 6 6 लैम्बडा बाय 4 दैट इज 3 लैम्बडा बाय 2। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 क्या होगा 7 लैम्बडा बाय 4। तो मुझे बताओ कि जब x 0 था तो तुम्हारे पास x 0 पे क्या बना था नोड की एंटी नोड, x में 0 है क्या एंटी नोड, तो यहां पे एंटी नोड। अच्छा लैम्बडा बाय 4 पे पहला नोड, ये कौन है नोड। अच्छा नोड मार्क कर लो पहले 3 लैम्बडा बाय 4 3 लैम्बडा बाय 4 नोड, 5 लैम्बडा बाय 4 नोड, पा हे नोड है। अरे समझो लगा जहां का पार्टिकल हिलता है नहीं
वो होता है नोड, और जहां का पार्टिकल हिलता है उसको बोलते हैं एंटी नोड। और जो स्टेशनरी वेव बनती है वो ऐसे लूप्स के फॉर्म में होती है ना, और वो अगर डिवाइड करे तो आपको एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड के फॉर्म में मिलेगी। मुझे बताइए भाई और बहनों, दो एंटीनोड के बीच में कोई भी दो एंटीनोड लो, एंटीनोड टू एंटीनोड कितना डिस्टेंस होता है? लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4 मतलब कितना? लैम्बडा 4 2 लैम्बडा बाय 4 मतलब कितना? लैम्बडा बाय 2। तो कुठल्याही दोन अँटीनोड मध्ये किती अंतर असते? लैम्बडा बाय 2। अच्छा, कुठल्याही दोन नोड मध्ये, कुठल्याही दोन नोड मध्ये लैम्बडा बाय 2 स्पष्ट आहे? अय स्पष्ट आहे ना? तर दोन ऍडजसंट अँटीनोड किंवा दोन ऍडजसंट नोड डिस्टन्स किती? लैम्बडा बाय 2। ओके, अच्छा, एक अँटीनोड आणि ऍडजसंट नोड, एक अँटीनोड ऍडजसंट नोड किती? लैम्बडा बाय 4। म्हणजे सेम सेम असले ऍडजसंट वाले तर लैम्बडा बाय 2, अलग अलग असले तर लैम्बडा बाय 4। कळतंय का? ओके, तर अशा पद्धतीनं, आणि स्टेशनरी वेव्ह कशाच्या फॉर्म मध्ये असते? नोड अँटीनोडच्या फॉर्म मध्ये डिवाइड असते लूप मध्ये अशी। क्लियर सर्वांना? चलो अब हम कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं और फिर आपको ब्रेक देंगे, ठीक है? नोट पहली, द 2 पॉइंट्स, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, द पॉइंट्स फॉर विच एम्पलीट्यूड इज मिनिमम आर कॉल्ड एज, वेरी गुड, द पॉइंट्स फॉर विच एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज। अगर आप देखेंगे, दिसून नशीन राहिली पण काढून तर आणली की नाही मी ना, यहाँ पे ये, यहाँ पे जो वेव दिख रही है, ये जो रेड कलर के पॉइंट है वो सारे क्या कहलाएंगे? नोड। और उनके बीच में जो है वो क्या है? एंटी नोड। दो नोड्स के बीच में का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, दो एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2, नोड और एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस। समझून राहिला? ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास है, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस इज दिस। समझ लगा? दिस। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ द सेम लूप, पार्टिकल्स ऑफ द सेम लूप आर इन सेम फेज, फेज म्हणजे सेम फेज, एंड पार्टिकल्स फ्रॉम एडजसेंट लूप्स आर इन अपोजिट फेज। एक बना के देखते हैं हम लोग, ये स्ट्रिंग है, ये पहला लूप, ये दूसरा लूप, ये पहला लूप, ये दूसरा लूप, ये ऐसे हमने एक स्टेशनरी बनाई। ये कौन है? नोड है। ये कौन है? नोड है। ये कौन है? नोड है। ये कौन है? एंटी नोड। ये कौन है? एंटी नोड। देखो, पहले लूप के बारे में सोचो। पहले लूप में हमने देखा, पहले लूप में हमने देखा कि पार्टिकल कहां गया। पार्टिकल देखो, यहां का यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, सब पार्टिकल साथ में जा रहे हैं। यानी कि अगर ये अपने एक्सट्रीम पे है तो हर पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, मतलब उन सब का फेज पाई बाय 2 होगा। सब पाई बाय 2 पे। जब आएंगे मीन पे, सब मीन पे होंगे, तो सबका फेज 0। जाऊन वापस आले, मीन वरून एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन वर आले। पार्टिकल मीनवर एक्सट्रीम लेला, एक्सट्रीम पाय। हा, आणि इकडे बा, अय या सगळेचा फेज जर पाय बाय 2 आहे तर या सगळेचा फेज किती आहे सध्या? 3 पाय बाय 2। व्हेरी गुड, किती आहे? 3 पाय बाय 2। म्हणजे हे सगळे जे पार्टिकल आहेत एका लूप मधले ते कसे आहेत? सेम फेज। पार्टिकल्स ऑफ द सेम लूप आर इन सेम फेज अँड पार्टिकल्स फ्रॉम ऍडजसेंट लूप आर इन अपोजिट फेज। त्याचा पाय बाय 2 यायचा 3 पाय बाय 2, याचा पाय असेल त्याचा 0 असेल। म्हणजे समजलं का तुम्हाला? एक्झॅक्टली अपोजिट। नेक्स्ट, द फेज डिफरन्स बिटवीन एनी 2 पार्टिकल्स इन स्टँडिंग वेव इज आयदर 0 और पाय। तुम्ही कोणतेही 2 पार्टिकल घ्या स्टँडिंग वेव मधले, कोणतेही 2 पार्टिकल घ्या, तर 2 पार्टिकल फेज में एक तो 0 असेल, एक तो किती असेल? पाय। क्योंकि आप मान लो इन दोनों को लिया तुमने, इसको और इसको लिया, तो दोघे मला फेज डिफरन्स किती? 0, कारण ते सोबतच चालले ना, एक्सट्रीम वरी सोबत, मीन वरी सोबत। जरी त्याच्या एक्सट्रीम अलग अलग असल्या तरी ते एक्सट्रीमले पोहोचले फेज तर सेमच आहे ना, ठीक आहे? त्याचा टाइम, ऑसिलेशनचा पिरियड भी सेमच आहे, फक्त एम्प्लिट्यूड प्रत्येक पार्टिकलचा अलग अलग आहे, ठीक? तर या दोघांमधला फेज किती आहे? 0। पण हा घेतला एक आणि हा घेतला तर फेज किती झाला? पाय। ओके, हे सगळं ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये कामात येणार आहे। नेक्स्ट पॉइंट, किती झाले ते आपले? जे झाले तीन आता काय 4 आणि 2 6 7, ठीक आहे? इन अ टेक्निकल वेव ऑल पार्टिकल एक्झिक्यूट एसएचएम। आम्हाला माहितच नव्हतं, आम्ही चिकून काय झालो वाटी,
ठीक आहे. ऑफ सेम टाइम पिरियड बट डिफरंट अँप्लिट्यूड. स्टेशनरी मध्ये हे जे चगडे पार्टिकल आहेत की नाही, चगडे पार्टिकल हे एसएचएम परफॉर्म करून राहिले. याले जर एसएचएम साठी जेवढा एक ऑसिलेशन जेवढा टाइम लागते तेवढाच टाइम याला बी एकच ऑसिलेशन लागते, कारण दोन्ही तर सोबतच चालली, सोबतच खाली, सोबत आहे सगळं सुरू. म्हणजे याचा टाइम पिरियड कसा आहे, सेम, पण त्याचा अँप्लिट्यूड कसा आहे, अलग अलग. याचा 2 असेल तर होऊ शकते, याचा 5 आहे तर याला सोबत इकडे असेल 2 वाला. काही काही दूर दूर बी सोबत असतात, म्हणजे हे 2 हे 2 हे 2 असते असं. ठीक आहे. नेक्स्ट 8. ऑल पार्टिकल्स रीच ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन सायमल्टेनियसली. म्हणजे सगळे पार्टिकल एक्स्ट्रीमले एकाच वेळेस पोहोचतात. ठीक आहे. बट इट इज डिफरंट फॉर पार्टिकल्स. बट एक्स्ट्रीम पोझिशन प्रत्येक पार्टिकल साठी कशी असते, अलग अलग. ठीक. नेक्स्ट प्रोग्रेसिव्ह मध्ये असं नव्हतं. प्रोग्रेसिव्ह मध्ये प्रत्येकाचा अँप्लिट्यूड सेम होता, कारण प्रोग्रेसिव्ह मध्ये या क्रिस्टले पुढे अटी बनायला लागत जाय ना. हा क्रिस्ट अटी येत जाय प्रोग्रेसिव्ह मध्ये, तर याला वर यायला लागत जाय. आता याला वर याचं कामच नाही, तू खालीच राह. ठीक. नेक्स्ट किती झालं ते, 7 8 9. सिन्स लूप पॅटर्न डज नॉट ट्रान्सफर इन स्टेशनरी वेव्ह. स्टेशनरी मध्ये हा जो लूपचा इंगडे, हा जो लूपचा पॅटर्न हा पुढे पुढे चालला नाही. देअरफॉर स्पीड ऑफ अ स्टेशनरी वेव्ह काय म्हणतो आपण, 0. स्टेशनरी वेव्ह जी आहे तिची स्पीड कशी असेल, 0. थांबेल आहे ते वेव्ह. आणि लास्ट पॉइंट आहे, इन वन कम्प्लीट व्हायब्रेशन द स्ट्रिंग अपियर स्ट्रेट टॉईस. जर तुम्ही एक कम्प्लीट व्हायब्रेशन घेतलं, इथून सुरू झाली ते अशी आहे, एक खाली खाली आणि खाली, म्हणजे एक ऑसिलेशन झालं त्याच्यात काय 2 वेळा ते स्ट्रिंग कशी होते, स्ट्रेट होते. क्लिअर आहे सर्वांना. ओके. तर इथपर्यंत आपण आलेलो आहे. हा क्वेश्चन घेऊन मग 5 मिनिटाचा ब्रेक देऊ. या क्वेश्चन घेऊन 5 मिनिटाचा ब्रेक, 10 मिनिटाचा ब्रेक. ठीक आहे. फॉर अ स्टेशनरी वेव्ह y इज इक्वल टू दिस अँड दिस. y इज इक्वल टू दिस अँड दिस. लक्ष द्या पोट्टे, लक्ष द्या. एखादं इक्वेशन असलं त्यात जर तुम्हाला टाइमचं फंक्शन दिलं आहे, याचं फंक्शन दिलं पण अशा पद्धतीनं एक्स अपॉन लॅम्बडाच्या फॉर्म मध्ये नाही. तिकडे आपलं कसं होतं, के एक्स मायनस ओमेगा टी मायनस के एक्स, तसं इथं नाही दिसत तुम्हाला. तुम्ही जर पाहिलं तर मागचं इक्वेशन जे मी डिराईव्ह केलं, या इकडे हे जे इक्वेशन आपण डिराईव्ह केलं, याला मी अजूनही लिहू शकतो. पा कसं लिहू शकतो, याला लिहू शकतो मी भ्रुंग भ्रुंग पिक पिक. याला लिहू शकतो y इज इक्वल्स टू हा जो 2a आहे, 2a हा कॉस, आणि हा 2 बाय लॅम्बडा काय लिहू शकतो मी, kx. अरे समजलं का, 2a कॉस kx म्हणा बरं, 2a कॉस kx. आणि इकडे काय लिहिलं मग मी, साइन ओमेगा टी. हे इक्वेशन कोणाचं आहे सांगा बरं, स्टेशनरी वेव्हचं. हा अँप्लिट्यूडचा पार्ट आहे. kx वाली जे टर्म असते ना, तो आता अँप्लिट्यूडचा पार्ट असणार आहे. kx वाली टर्म असते की नाही, ते स्टेशनरी वेव्ह मध्ये अँप्लिट्यूडचा पार्ट असते. kx वाली टर्म स्टेशनरी वेव्ह मध्ये अँप्लिट्यूडचा पार्ट असते. kx वाली टर्म स्टेशनरी वेव्ह मध्ये अँप्लिट्यूडचा पार्ट असते. ठीक आहे. तर मग आता हे क्वेश्चन पाहू आपण. हा क्वेश्चन 2 आहेत रे, 2 घ्या लागतात. 3 क्वेश्चन दूर आहोत पहिल्या सेशन पासून, तर 3 क्वेश्चन घेऊ, मग ब्रेक देऊ, मग दुसरं सेशन. ठीक आहे. फालतू पेंडिंग नका ठेवते, ऐका काय म्हटलं. काही वेळ ना इतकं पटपट करून फाईन तू पटकन करून. हा y इज इक्वल टू साइन. तर तुम्हाला आपण आता पाय बाय 12 नाही, तुम्हाला त्यात के दिसून राहिला असं मस्त पहा तुम्ही. एक्सचा समोर कोण आहे, के आहे तो, कारण स्टेशनरी वेव्ह मध्ये के ची टर्म अँप्लिट्यूड असते. ठीक आहे. आणि इकडे टीच्या बाजूला ओमेगा आहे तो 30 पाय. आणि झालं, स्टेशनरीचे सगळे इक्वेशन याच रूपात येतात, फक्त आपल्याला रूप ओळखता आलं पाहिजे. ठीक आहे. पहा काय म्हणते बा, वेअर एक्स अँड वाय पिक पिक फाइंड लेंथ ऑफ द वन लूप. लेकरो, जर समजा माझ्याकडे अशा प्रकारे स्टेशनरी वेव्ह बनलेली आहे, तर एका लूपची लेंथ किती असते, लेंथ ऑफ वन लूप इज इक्वल टू किती असते, लॅम्बडा बाय 2. मला काय करायचं, लेंथ ऑफ वन लूप. मग मला लॅम्बडा भेटायला पाहिजेत ना, आणि लॅम्बडा कोणात लपेल असते, केत लपेल आहे ना. मग अति आपल्याला माहित आहे हा कोण आहे, के इज इक्वल्स टू पाय बाय 12, आणि के इज इक्वल्स टू 2 पाय बाय लॅम्बडा पाय बाय पाय लॅम्बडा इज इक्वल टू 12 दुनी 24. आणि हे सीजीएस मध्ये आहे वाटते, हे सेंटीमीटर दिलंय, म्हणून इथं काय येईल 24 डिवाइड बाय 2 12 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ वन लूप किती आली, 12 सेंटीमीटर. व्हेरी सिंपल. आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट क्या निकालना है आपको? स्पीड ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव. स्पीड ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव v इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन की. काही म्हणू शकतात का वेव तर स्टेशनरी आणि तिची काची स्पीड आणि तिचं कायचं काही झिरो. त्यानं काय म्हटलं? स्पीड ऑफ अ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह. स्टेशनरी वेव्ह बनायच्या अगोदर त्या काय होत्या? प्रोग्रेसिव्ह. अरे ज्याच्या पासून स्टेशनरी बनली त्याची तर काही स्पीड असेल ना, तिची स्पीड विचारली तर ते काय असते? ओमेगा अपॉन के. ओमेगा दिसला काय? किती? पाय. 30 पाय. के किती? हाय. पाय बाय 12. 12 वर पाय पाय कॅन्सल. 12 36. 36 0 व्ही सेंटीमीटर पर सेकंड. अरे समजलं का रे? झालं. काय राहिलं आता? स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्ह. हा, स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव्ह इज इक्वल टू किती रे? 0. नेक्स्ट घेतो. हा, लास्ट क्वेश्चन आहे वाटते आजच्या क्लासचा. आजच्या क्लासचा म्हणजे या सेशन 2 आहेत, बातच होतात. इन अ स्टेशनरी वेव्ह ऑल पार्टिकल्स. काय रे वा? चूज द. हा, जजमेंट दिला आहे ते आपल्याला करेक्ट की इनकरेक्ट ते चेक करायचं. त्याला पहिला, ऑफ द मीडियम व्हायब्रेट इन द सेम पेज. ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हायब्रेट इन द सेम पेज. ज्या मीडियम मध्ये स्टेशनरी वेव्ह बनेला आहे त्या मीडियमचे सगळे पार्टिकल सेम फेज मध्ये व्हायब्रेट करतात का? अशा मग तुम्ही सगळे पार्टिकल सेम फेज मध्ये नसतात. एका लूप मधले सेम फेज मध्ये असतात. लूप तर किती बी असू शकतात ना. अरे हा, म्हणजे हे ट्रू आहे का? नाही. हे कसं आहे? फॉल्स आहे. अबे ऑप्शन सी नाही ना रे. चेक केलं का तुम्ही? ओ माय डॉग, व्हेरी गुड, बहुत बढ़िया यार. अगला क्वेश्चन पाहुन ने सांगितलं ना तुम्ही. क्या बात है यार. चलो नेक्स्ट. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. सांगा. हा, एक्सप्लेन करता. हा, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए अँड अदर इज लेबल्ड एज रीजन. अच्छा, हा, आपल्या या एक्झाम साठी ज्या प्रिपरेशन करत आहे आपण त्यात कधी कधी क्वेश्चनची जे जात असते ते असते असर्शन आणि रीजनची. असर्शन का मतलब क्या है कि उसने आपको कुछ भी बताया, कुछ भी बता सकता है वो, और फिर जो बताया उसके पीछे का रीजन भी वो बताता है. मतलब उसने कुछ स्टेट किया की असं असं मला वाटते आणि मग असं असं मला काऊन वाटते. मग आपल्याला त्यात खाली 4 ऑप्शन असतात. एक, पहिलं खरं आहे, दुसरं खरं आहे आणि दुसरं पहिल्याचं रिझन बी आहे. पहिलं खरं आहे, दुसरं खोटं आहे. पहिलं खोटं आहे, दुसरं खरं आहे. पहिलं खरं आहे, दुसरंही खरं आहे, पण दुसरं पहिल्याचं रिझन नाही आहे. असे ऑप्शन्स असतात. समजलं का? तर आता पहिलं पाहू आपण काय म्हणणं आहे त्याचं. नसते का असं? असतेच. असर्शन म्हणजे बा, इन स्टेशनरी वेव्ह एनर्जी इज कन्फाइंड विद इन द वेव्ह रिजन. स्टेशनरी वेव्ह मध्ये जे एनर्जी असते ते कन्फाइंड म्हणजे बांधून ठेवलेली असते. पुढे पुढे जाते का? म्हणजे बांधून ठेवली म्हणजे हे गोष्ट कशी आहे? ट्रू आहे. करेक्ट. हे कसं आहे? ट्रू. असं. आता रिझन पाहू. पहिले रिझन ट्रू आहे की फॉल्स आहे पहिले ते चेक करू. आणि जर ट्रू असेल तर मग ते असर्शन साठी बी खरं आहे का ते चेक करू. ठीक आहे. एव्हरी पार्टिकल इन अ स्टेशनरी एव्हरी पार्टिकल इज स्टेशनरी इन अ स्टेशनरी वेव्ह. स्टेशनरी वेव्ह मधला प्रत्येक पार्टिकल स्टेशनरी असते. ट्रू आहे का? पार्टिकल तर नाचून राहिले भाऊ, फक्त काही काहीच थांबेल असतात नोड वरचे. म्हणजे हे गोष्ट काय? फॉल्स. जर ट्रू आणि खालचं फॉल्स असलं तर मग तर प्रश्नच संपला. डायरेक्ट तेच आन्सर सांगायला मग एक्सप्लेनेशनचा काही प्रश्नच नाही. ते गोष्ट ए ट्रू आर फॉल्स. ऑप्शन सी. ठीक है. तो अभी अपन लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास लेंगे. चल.